खबर जयपुर से, जहां हिट एंड रन केस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरोपी ड्राइवर को फांसी देने की मांग हो रही है। लोग पीड़ित परिवार के लिए 2 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात जयपुर में बेकाबू कार ने 9 लोगों को कुचला था, जिसमें 3 की मौत हो गई। आरोपी उस्मान कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष है। तो जयपुर हिट एंड रन मामले में लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और अगली खबर है राजस्थान से ही, जहां जयपुर में कार हादसे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में लोगों ने सड़क दुर्घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों की मांग है कि पीड़ितों को मुआवजा मिले और आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन हो। पुलिस ने मामले के आरोपी उस्मान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। इससे पहले देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आई। कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जारी है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कार के नीचे से चिंगारियां निकलती नजर आई। हादसे के बाद एक स्कूटी कार में फंस गई, लेकिन कार ड्राइवर नहीं रुका, लगातार कार को भगाता रहा। बाद में लोगों ने इसे किसी तरह रोका, जिसके बाद भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो ड्राइव कर रहा था, उसका कहीं एमआई रोड पे बताते हैं कि वो एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपी है, उसको हमने डिटेन कर लिया है। जिस गाड़ी के अंदर था उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो इंजर्ड हैं और भी जो जानकारी आ रही है उनसे रिपोर्ट लेके आगे की कार्रवाई। जयपुर हादसे के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मामले को लेकर टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर का छोटी चौपड़ इलाका है और कल जो हिट एंड रन का मामला हुआ था उसको लेकर लोग सड़कों पर हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोग जो है सड़कों पर हैं। क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह की मांगे? क्या मांगे यही है सर, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। अब तक की जो हमारे कल नारगढ़ रोड पे हादसा हुआ है उसमें 3 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी भी बचने की कोई आशंका नहीं है। उसमें से 2 छोटी बच्ची हैं सर, वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल है। हम सुबह 5 बजे से हमारे यहाँ नीमड़ी पुलिस चौकी, यहाँ से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमारे को वहाँ से भी खदेड़ा जा रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुलजिम को फांसी की मांग है? फांसी। ये आप देख सकते हैं। ये क्या कहना सर कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो गुनाहगार है उसको मौत से कम कुछ ही सजा नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। सभी परिवार के जितने भी लोग मरे 2-2 करोड़ रुपए, एक गवर्नमेंट जॉब, जो घायल है उनको 1 करोड़ रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सर ये जब तक यहाँ पे रहेंगे हम तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और अब खबर कांग्रेस खेमे की है। अहमदाबाद में आज से कांग्रेस का 2 दिनों का अधिवेशन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अधिवेशन में शामिल हैं। आपको बता दें कि 64 सालों के बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ होगी। इसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी अहमदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार विक्रांत, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अधिवेशन में खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी मौजूद है और साथ ही जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। चुनाव को देखते हुए क्या एजेंडा होगा सेट इस बैठक में? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और खड़गे ने तय किया कि आने वाले वक्त में 1970 के दशक में जिलाध्यक्षों को जो ताकत मिलती थी, जो जिलाध्यक्ष टिकट बंटवारे में अहम भूमिका निभाते थे, उनको वो ताकत वापस लौटाई जाए। यानी जिलाध्यक्षों से कांग्रेस चले, दिल्ली से नहीं, दिल्ली दरबार से नहीं। तो इसको लेकर अहम मंथन चल रहा है और आज इस पर काफ़ी चर्चा होगी। तमाम नेता अपना पक्ष रखेंगे और इसके अलावा जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वक्फ बिल का मुद्दा हो
चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को का विवाद जो लगातार चलता है देश में, जो कांग्रेस आरोप लगाती है, ये मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर आने वाले वक्त में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी वो आज इस CWC की बैठक में तय होगा। और कल जब अधिवेशन होगा वहाँ पर इसको पास करके जनता के सामने रखा जाएगा। अहम बात गुजरात में होने की इस बैठक की, इस अधिवेशन की ये है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के सामने लोकसभा में ही कहा था कि अब हम आपको इंडिया गठबंधन गुजरात में हराएगा। और उसके मद्देनज़र गुजरात के नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस बैठक का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल मेमोरियल में किया गया है। बिल्कुल, गुजरात में ये अधिवेशन शुरू हो रहा है और 64 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अधिवेशन गुजरात में शुरू होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2 दिनों का इसमें मंथन होने वाला है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श करेगी। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत जानकारी के लिए। जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए आतंकी हमले से सवाल उठ रहे हैं। ई रिक्शा से आए 3 से 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। देखिए पूरी खबर। ये जालंधर हमले का सीसीटीवी वीडियो है। पंजाब बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हमले की तस्वीरें। देखिए, ई रिक्शा में बैठकर कुछ हमलावर मनोरंजन कालिया के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और चलते ई रिक्शा से एक ग्रेनेड फेंकते हैं। इस ग्रेनेड अटैक से जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले के वक्त मनोरंजन कालिया अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही थे। इस धमाके से घर के आंगन में काफी तबाही हुई है। विस्फोटक घर के अंदर उनकी कार के पास जाकर गिरा। जोरदार धमाके से कार के साथ ही घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। गनीमत यही है कि किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हमला हुआ वहां से 50 मीटर दूर पीसीआर टीम 24 घंटे तैनात रहती है और महज 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 भी है। इसके बाद भी 3 हमलावर पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर में हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। वहीं पूर्व मंत्री कालिया के पास पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी है। उन्हें पंजाब सरकार ने 4 गनमैन अलॉट किए हुए हैं। अब पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। पंजाब के जालंधर में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए धमाके की जांच जारी है। देखिए संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री और पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात करीब 1:05 पर ग्रेनेड फेंका गया है। हम इस वक्त जालंधर में उनके घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया और ग्रेनेड फेंकने के बाद आप देखिए यहाँ पर ज़मीन में ये गड्ढा हो गया और उसके बाद जो घर के अंदर जो हालत थी वो आप देखकर अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर जो दरवाज़ा लगा था, जो कांच लगे थे, वो सब टूटे हुए बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मनोरंजन कालिया की गाड़ी खड़ी थी उसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गाड़ी के शीशे भी टूट गए और उसके बाद इस गाड़ी की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी थी। ग्रेनेड फेंका गया। बाहर से बताया जा रहा है कि रात करीब 1:05 का वक्त था और इस दौरान ई रिक्शा पर सवार 2 से 3 लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे और एक बाइक पर भी युवक था और इन लोगों ने बाहर से ग्रेनेड को अंदर फेंका और उसके बाद यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ है। फिलहाल पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने मनोरंजन कालिया से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो टीवी 9 पर मनोरंजन कालिया ने भी इसे गंभीर साजिश बताया। आज तो जम्मू कश्मीर पीछे रह गया, आज तो नक्सलाइट एरिया पीछे रह गए, मणिपुर सब पीछे रह गए। आज पंजाब में जो हालात हैं वो आप अंदाजा लगाइए। भी सबसे सीनियर लीडर पंजाब के और बीजेपी के उनके घर में, और घर कहाँ है? जालंधर मेन शहर में, जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में घर हैं और मार्केट हैं। प्योरली अंदर आके बीच में ग्रेनेड फेंकना, इसका मतलब हाथ से पंजाब तो निकल गया। कल रात को लगभग 1 बजे मैं तो सो रहा था। मैं सुबह कल चंडीगढ़ गया था तो शाम को 8:30-9 बजे आया तो मैं तो रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। तो फिर ब्लास्ट हुआ तो नेचुरल बीच में लगा के जिस तरह ट्रैमर था, मैंने कहा कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर है तो वो शट डाउन हो गया होगा। मेरे माइंड में जस्ट ये तो ब्लास्ट का तो पता ही नहीं था कि हैंड ग्रेनेड है। फिर ड्राइवर आया, उसने बताया कि जैसे ब्लास्ट होगा तो बाहर जो लोग खड़े हैं वो कहते हैं आग निकली और धुआं निकला है।
पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर जशन संधू को गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूरी खबर। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस गैंगस्टर पर शिकंजा कस दिया। ये गैंगस्टर देश के सबसे खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा है। जशन इस गिरोह में अहम भूमिका रखता था। पुलिस ने बताया कि जशन संधू गिरोह के सदस्यों को लॉजिस्टिक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता था। इस गैंगस्टर के साथ इसके मददगार गुरसेवक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपियों से एक 32 कैलिबर पिस्टल और 7 कारतूस भी बरामद हुए हैं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने एक्स पोस्ट पर बताया कि बिश्नोई गैंग के 2 प्रमुख गुर्गों जशन संधू और गुरसेवक सिंह को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि जशन संधू राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2023 में हुए एक हत्याकांड में शामिल था। पंजाब पुलिस इसे काफी समय से तलाश रही थी। इस दौरान जशन संधू विदेश भाग गया था। इस बीच जशन संधू के जॉर्जिया, अजरबैजान, सऊदी अरब और दुबई में सक्रिय होने के इनपुट्स मिले थे। ये गैंगस्टर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहा था। वहीं कुछ समय पहले दुबई से नेपाल पहुंचा था। साथ ही पुलिस से बचने के लिए सड़क रूट से भारत में दाखिल हुआ था। फतेहपुर से मामला, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि तीनों जिनकी हत्या की गई है वो किसान नेता बेटे और उसके भाई, उनको गोली मारी गई है। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। फतेहपुर के हथगाम थाने के ताहिरापुर चौराहे के पास किसान नेता पप्पू सिंह, उनके 22 साल के बेटे अभय सिंह और 40 साल के छोटे भाई रिंकू सिंह की ट्रैक्टर सवार हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। किसान नेता पप्पू सिंह की माताजी रामदुलारी सिंह वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। मौके पर हथगाम, हुसैनगंज और सुल्तानपुर थाने से पुलिस बल भी पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों की मांग है कि फरार आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही शव उठाने देंगे। गांव के ही रहने वाले पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह और उनके साथियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर और बाइक को रास्ते में साइड नहीं देने को लेकर कहासुनी हुई थी। बात बढ़ते बढ़ते इतनी गंभीर हो गई कि हमलावरों ने गोलियां ही चला दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हुआ है। वक्फ कानून के विरोध में हाथापाई और नारेबाजी देखी गई। देखिए पूरी खबर। सदन में जोरदार हंगामा, नारेबाजी करते विधायक, धक्का मुक्की का मंजर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे की आपके सामने हैं। सदन में दूसरे दिन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में जोरदार टकराव हुआ। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वक्फ कानून पर चर्चा करने की मांग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने कहा कि वक्फ कानून पर चर्चा अवाम की मांग है। हम मुसलमान को कैसे रोकें नमाज पढ़ने से? असल बात तो वही है, ये जो सबका साथ सबका विकास है वो कागजों में भी नहीं है। कागजों में तो बैकअप बिल आ गया, कागजों में सबका साथ सबका विकास नहीं आया। हम यही इन्हीं लाइव्स को एक्सपोज करना चाहते हैं, इसी झूठ का पुलिंदा हम फोड़ना चाहते हैं असेंबली में। वही हम स्पीकर से बोलते हैं कि हमें नामंजूर है, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, हम इस पर डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया के लोग समझे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान समझे, पूरे मुल्क के मुसलमान समझे कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया जम्मू कश्मीर, वो यहाँ के मुसलमानों की बात करती है। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि उन्होंने नियम देखे हैं। नियम 56 और नियम 58 के उपनियम 7 के मुताबिक जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां उन्होंने कीर्ति चक्र से सम्मानित हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद से गृह मंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा है। दौरे के तीसरे दिन उन्होंने हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार से मुलाकात की। हुमायूं मुजम्मिल भट्ट उन 4 सुरक्षा कर्मियों में शामिल थे जो सितंबर 2023 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के घने जंगल में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर राजभवन में विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में एलओसी का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और हालात का जायजा लिया था और आतंकवादी घुसपैठ पर बैठक की थी। उधर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
श्रीनगर में पुलिस, CRPF, SSB, AITBP की अतिरिक्त तैनाती की गई है। एयरपोर्ट से राजभवन तक की सड़क को लगभग सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी के साथ इन लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। तस्वीरें पीएम आवास की हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से आज पीएम मोदी ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला है। भारत के लोगों के लिए आज कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं मुद्रा योजना के लाभार्थी केरल के गोपी कृष्णन ने पीएम मोदी को अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। इस बीच मुद्रा योजना का ये लाभार्थी जब अपनी कमाई बताने में थोड़ा झिझका तो पीएम मोदी ने चुटकी ली। ये लगाने के बाद इन लोगों को बिल कितना 240-250 का अंदर ही आता है। 3000 वाला को अभी 250 रुपीज का अंदर ही आता है बिल। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत डरो मत। 2.5 लाख मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, वो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। 2.5 लाख से ऊपर मिलता है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने जेम स्कीम शुरू की, जो बेहद सफल रही। जेम ने नए उद्यमियों को ग्रोथ का बड़ा अवसर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 5 अप्रैल को खत्म हुए स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लेकर स्टार्टअप्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पीएम मोदी ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और छोटे विक्रेताओं को भी सरकारी विभागों में बिक्री का मौका देने के उद्देश्य से 2016 में जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की। जेम के जरिए सरकारी विभाग उत्पाद या सेवाओं की खरीद ऑनलाइन करते हैं। सरकार की जेम स्कीम ने हजारों स्टार्टअप्स को ग्रोथ का मौका दिया है। जेम से जुड़े 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स से सरकारी विभागों ने 38,500 करोड़ से ज्यादा की खरीद की। जेम के जरिए सरकार नए उद्यमियों को बढ़ावा देने, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और भारत को ग्लोबल स्टार्टअप पावर हाउस बनाना चाहती है। 13 फरवरी 2025 तक 22 लाख से ज्यादा विक्रेता और सर्विस प्रोवाइडर जेम में रजिस्टर्ड थे। स्टार्टअप महाकुंभ में 2500 स्टार्टअप्स ने जेम के बारे में जानकारी ली और उससे जुड़ने में रुचि दिखाई। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए टाई 2.0 समृद्ध जैसी पहल की गई है। और बड़ी खबर है संभल के जामा मस्जिद को लेकर अपडेट है। जामा मस्जिद अब जुमा मस्जिद कहा जाएगा। पहले से एएसआई के डॉक्यूमेंट में जुमा मस्जिद का जिक्र है। एएसआई ने जुमा मस्जिद के नाम का बोर्ड बनवाया है। जल्द लगाया जाएगा जुमा मस्जिद का बोर्ड।